नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। एहसान फरामोश बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश का वजूद भारत से है, आज उस बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लग रही हैं। एक तरफ बांग्लादेश में इस वक्त चुनाव करीब है, तो दूसरी ओर भारत के साथ रिश्ते में खटास पैदा की जा रही है। जिस बांग्लादेश का वजूद भारत से है, वो बांग्लादेश भारत विरोधी नारे लगा रहा है और इन सब के बीच पाकिस्तान खेल कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान यूनूस के साथ मिलकर बांग्लादेश चुनाव में यूनूस की अंतरिम सरकार के लिए राह आसान कर रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के भारत के बॉर्डर इलाकों में रेकी की खबर है। ढाका में हो रहे बवाल पर भारत ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश हो रही है और इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन सी साजिशें हैं, क्यों आखिरकार बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ यूनूस का एंटी इंडिया प्लान। एहसान फरामोश बांग्लादेश, भूला भारत का एहसान। हाफिज सईद का करीबी बॉर्डर पर कर रहा रेकी। ढाका यूनिवर्सिटी में लगे एंटी इंडिया के नारे। भारत बांग्लादेश के बीच एक बार फिर रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है। ढाका में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। भारत के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। साथ ही खबर है कि हाफिज सईद के करीबी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर रेकी की है। पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत में गतिविधियां तेज करना चाह रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पर चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश भारत का एहसान भूल गया है। जो बांग्लादेश भारत की सहायता से बना है, वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ बगावत पर उतर आया है। पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश पर अत्याचार किया था। तब भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, लेकिन अब बांग्लादेश एहसान फरामोश हो गया है। दरअसल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। बांग्लादेश में फिर भारत विरोधी नारे। ढाका में भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन। कट्टरपंथी जुलाई ओइकिया का प्रदर्शन। सैकड़ों कट्टरपंथियों का पैदल मार्च। सुरक्षा को लेकर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर साफ कह दिया है कि भारत अपने राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं करेगा। मंत्रालय ने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सक्रिय उग्र तत्वों और बढ़ती बयानबाजी पर गहरी चिंता जाहिर की है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाल की घटनाओं को लेकर जो कथित आरोप लगाए जा रहे हैं, वो तथ्यों पर आधारित नहीं है और उन्हें पूरी तरह खारिज किया जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत में हलचल तेज करना चाह रहा है ताकि भारत में आतंकी गतिविधियां कर सके। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर मुनीर का प्लान क्या है। यूनूस के लिए बांग्लादेश की सत्ता की राह आसान करेंगे। बदले में पाक आईएसआई को भारतीय सीमाओं का एक्सेस मिलेगा। पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आतंकी साजिश की प्लानिंग होगी। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अधिकतर सीमाएं भारत से घिरी हुई हैं। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। पिछले साल अगस्त महीने में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर भारत आना पड़ा था। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद वहां इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उम्मीद जताई है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक दायित्वों को गंभीरता से निभाएगी। भारत का कहना है कि अब तक ना तो किसी ठोस जांच की जानकारी साझा की गई है और न ही ऐसे सबूत दिए गए हैं जिनसे लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो सके। भारत ने दो टूक कहा है कि बांग्लादेश को अपने यहाँ स्थित भारतीय मिशनों और अधिकारियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। तो इस वक्त आपने ये रिपोर्ट देखी। 1971 जिस युद्ध की वजह से बांग्लादेश का भविष्य तय हुआ,
उसके बाद से बांग्लादेश जो है अब पाकिस्तान की गोदी में जा बैठा है। बांग्लादेश भूल गया कि 1971 में क्या हुआ था, और अब जिस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बाहर भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, भारत के साथ बांग्लादेश अपने रिश्ते खराब कर रहा है। वो भूल गया कि भारत ने ही उसे तैयार किया, और अब भारत के खिलाफ एहसान फरामोश बांग्लादेश खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसे पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से तोड़ दिया था कि बांग्लादेश कभी खड़ा ना हो पाए। उस पाकिस्तान की गोदी में बांग्लादेश जाकर बैठा है। इसी पर करेंगे खास चर्चा। पैनलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन दे देते हैं। विराट मिश्रा, रिटायर्ड मेजर रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ है। निपुण अलाम्बिया, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों ही खास मेहमान का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सबसे पहले निपुण जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। ये जो हरकतें हो रही है, कट्टरपंथी जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश में और भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, ये 1971 वाला युद्ध भूल गए कि आखिर बांग्लादेश जिसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश में हमेशा स्टार्टिंग से ही 1971 में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो उस समय प्रो पाकिस्तान था और वो पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहता था। आपको याद होगा जब शेख हसीना वहां पर गवर्नमेंट थी तो उसको जाने से पहले उन्होंने कहा भी था कि ये जो इतने प्रदर्शन कर रहे हैं ये सब लोग वही रजाकार हैं जो 71 में पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। और हम देखें 1972 में पाकिस्तान के बनने बांग्लादेश के बनने के बाद और 1975 में जब मुजीबुर रहमान आते हैं तो 75 के बाद आप देखें लगातार 96 तक बोल के आप कहें तो आपको वही लोग दिखाई दिए जो प्रो पाकिस्तान लोग थे वहां पे गवर्नमेंट में, चाहे वो आपका रहमान की गवर्नमेंट रही हो, रिशाद की गवर्नमेंट रही हो या खालिदा जिया की गवर्नमेंट रही हो। तो बांग्लादेश के अंदर हमेशा ये दो घड़े रहे, चाहे वो सेना हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो। हम देखें तो अवामी लीग और आपका बीएनपी यानी कि खालिदा जिया वाली, और अवामी लीग जो है वही मुजीबुर रहमान की पार्टी जिसकी लीडर शेख हसीना थी। तो शेख हसीना जो गवर्नमेंट रही है, पार्टी रही, वो हमेशा आपका प्रो इंडिया, और जो अवामी लीग के अलावा बीएनपी वहां पर है, ये जमात इस्लामी है, वो प्रो पाकिस्तान रही। तो मैं कहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार का हम घटनाक्रम देखते हैं तो ये तो फितरत में है और वहां पर सेकुलर फैब्रिक वाले पावर में नहीं है, तो निश्चित रूप से वो वही हरकतें करेंगे जो पाकिस्तान हरकत करता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नया पाकिस्तान, एक दूसरा पाकिस्तान झेलने के लिए उनको तैयार होना चाहिए। अगर यही वहां पर रिजीम रहता है, गवर्नमेंट रहती है, तो वही हरकतें बांग्लादेश की ओर से हमको देखने को मिलेगी जो हमको पाकिस्तान की ओर से देखने को मिलती है। तो लिहाजा हमें और दुरुस्त अपनी बॉर्डर की हम बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, उन सबको हमें और बेहतर तरीके से दुरुस्त होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में और ज्यादा हमको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर यही रिजीम वहां पर रहता है तो। जी ठीक है। मोहम्मद आमीन, जरा मुझे आप बताइए कि जिस तरह से ये स्थिति देखने को मिल रही है और अभी हमने निपुण जी को जिस तरह से सुना, तो क्या ऐसे में समझा जाए कि शेख हसीना के कार्यकाल में ये सब कंट्रोल में थे, लेकिन अब शेख हसीना की सरकार जब से गई है उसके बाद ये सब बाहर निकल कर आ रहे हैं? नीतू जी, जहां तक सवाल है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का इतिहास है। मीर जाफर यहीं से हुआ करते थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में मिलके और गद्दारी की देश के साथ में। आप ये बात भूल जाती हैं कि वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनके अंदर ऐसी गद्दारी बसी हुई है जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेगी सिमिलर। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिससे भी बात कर रहे थे हमारे डिबेटर अभी से पहले, उन्होंने कहा कि वहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे हरकत वाले जो पाकिस्तान के सपोर्टर पहले भी थे 71 और 75 के टाइम में भी, जबकि उनको मुजीबुर रहमान को वहाँ से उखाड़ फेंका गया। और अभी देखिए कुछ नहीं चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, सामान्य चल रहा था। लेकिन आप देखिए कि इनकी जो इनकलाब मंच है, तो इनकलाब मंच ने शहीद मीनार पर सर्वदलीय विरोध की बैठक की। किस लिए की कि प्रवक्ता जो उनके थे एनसीपी नेशनल सिटीजन पार्टी जो है बांग्लादेश की, उसके जो प्रवक्ता थे वो उस्मान बिन हादी, उन पर कोई हमला हुआ। उस हमले को उन्होंने कहा कि ये इंडिया का प्रायोजित है, भारत का। लेकिन भारत ने बुला के उनके जो डिप्लोमेट हैं, जो हमारा तरीका है जेनेवा कन्वेंशन के तहत, उनको बुला के साफ कह दिया और ये बताया उनको, कल ही की बात है कि ये कहा गया उनसे कि देखिए इस तरह के हमारे देश के बारे में इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए,
जो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, क्योंकि ये मुद्दा याद होगा आपको कि जब ये मोहम्मद यूनुस 1 साल पहले बने थे, उस वक़्त ये चाइना गए थे, चाइना से लौट कर उन्होंने यही कहा था कि जो हमारा चिकन नेक है, जिसको कहते हैं पूर्वोत्तर राज्यों का एक गुच्छा है, गुलदस्ता है, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, त्रिपुरा, इसको उन्होंने कहा था कि हम सेवन सिस्टर को हम जो है कंट्रोल करेंगे और हम इंडिया से इसकी बगावती तेवर डेवलप करेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनको बुला के समझा दिया गया कि इस तरह की हरकतें नहीं करना है। जहां तक सवाल है सुरक्षा का, हमारे जो बांग्लादेश के अंदर बना हुआ है, जो हमारा हाई कमीशन, हमारे पिनाक चक्रवर्ती हुआ करते थे एम्बेसडर, उस वक्त भी ये हमले किए गए थे, लेकिन उनको मैंडेटरी है कि हमारे देश की या जो भी देश के लोग वहां पर राजनयिक रह रहे हैं, हाँ। उनकी सुरक्षा करना ये रेसिप्रोकल है। अगर वो हमारे देश की सुरक्षा करने तो उसको इसलिए उनको हिदायत दी गई है और कहा गया है कि इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए और हमारे देश के जो भी डिप्लोमेट्स वहाँ रह रहे हैं बिल्कुल। या हमारी जो एम्बेसी है उसकी पूरी सुरक्षा करना उनका कर्तव्य है। बिल्कुल, बांग्लादेश में क्योंकि देखेंगे क्योंकि यहाँ पर यहाँ बांग्लादेश education को के ये अंदर समझना हमने होगा कि अगर बांग्लादेश को भारत बना सकता है और बांग्लादेश की सुरक्षा, बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर जिस चिकन डोर की आप बात कर रहे हैं, कॉरिडोर की, अगर वो हिस्सा जो है पूर्वोत्तर का है, इसको अलग थलग करने की बात की जा रही है, चाहता भारत तो इसे अपने में शामिल कर लेता है इस पूरे कॉरिडोर को, लेकिन सबसे पहले भारत ने ये समझा कि बांग्लादेश का सम्मान, बांग्लादेश की आज़ादी ऊपर होनी चाहिए और ये दायित्व भारत ने निभाया है। नहीं, देखिए, जहां तक नीतू जी सवाल है इस बात का बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश को कल तो बताकर समझाया गया था उनके एम्बेसडर को हमारे विदेश मंत्रालय में। साथ के साथ उन्हें एक और काम कर दिया हमारे देश ने कि उनका जो वीजा है वो कैंसिल कर दिया, जो अप्लाई किया उसको भी डेट खत्म कर दी और बांग्लादेश के लोगों को मैसेज देने की कोशिश की कि अगर हमसे आप सीधा व्यवहार नहीं करेंगे तो हम उनको अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। आपको पता है उनको हमारे पोर्ट भी चाहिए अपने बिजनेस के लिए, उनको हमारे देश से पूरा व्यापार चाहिए, सारा का सारा व्यापार हमारे देश से होता है, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी देश अगर है तो हमारा देश है। हमारा देश जितना उनको नरिश करता है, जिसकी वजह से वो जिंदा है आज तक, वो सिर्फ भारत को श्रेय जाता है और हमारे देश के मोदी जी को जाता है, जिन्होंने जब भी शेख हसीना को भी आपको याद होगा कि लिया है अपने देश के अंदर, उनको शरण दी है। रीजन ये था कि उनके हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, जैसा कि वो मानती आई हैं आज तक। लेकिन ये जो कट्टरपंथी ये तो जो आप कह रहे हैं कि जो सेंटर बंद करने को कहा गया है भारत की तरफ से, वीजा एप्लीकेशन सेंटर, ये तो ट्रेलर है भारत की तरफ से। अभी बांग्लादेश अगर नहीं संभलता है तो आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है और ऐसे में पाकिस्तान को भी अब संभलने की जरूरत है। खैर विराट जी, मैं आपके पास आऊंगी, रक्षा विशेषज्ञ आप हैं, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट अभी हम दिखा रहे थे उसमें हमने बताया कि 94% जो है बांग्लादेश भारत के बिजनेस पर डिपेंड है। तो ऐसे में बांग्लादेश को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या बांग्लादेश किसी और देश के इशारे पर चल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है? देखिए नीतू जी, मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश की जो मौजूदा एंटी इंडिया पॉलिसी है उसको आपको समग्रता में देखना पड़ेगा। पाकिस्तान और चीन का एंगल आपको जरूर से समझना होगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान और चीन का एक बड़ी भूमिका है। जैसा कि अभी पिछले डिबेटर्स ने आपको ये बताया कि वहां पे दो धड़े हैं, एक जो पाकिस्तान का समर्थन करता है आज से ही नहीं बहुत समय से, और दूसरा वो धड़ा जो भारत का समर्थन करता है, भारत के साथ खड़ा है। शेख हसीना जी जो हैं वो हमेशा से भारत का समर्थन करती रही हैं, पर मोहम्मद यूनुस ने आते ही इन्होंने चिकन नेट कॉरिडोर की भी धमकी दी भारत को। इन्होंने कहा देखिए ये जो चिकन नेट कॉरिडोर है ये भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, जो नॉर्थ ईस्ट है, उसको मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है और कुछ कुछ जगह पे इसकी चौड़ाई जो है सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इस चिकन नेक को हमें संभालना बहुत ही जरूरी है। चीन की भी नजरें इस पे गड़ी हुई हैं, बांग्लादेश ने बार बार ये धमकी दी है। हमको ये समग्रता में जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी उस एंटी इंडिया नैरेटिव को पुश कर रहा है और यूनुस के जो ग्रेटर बांग्लादेश वाले मैप का जो पाकिस्तानी जनरल को इन्होंने दिया था वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना और साथ में कहीं ना कहीं भारत के लिए स्ट्रेस उत्पन्न करता है। जब तक शेख हसीना वहां पे थी तो भारत का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था। इनके जो फादर थे वो भी वहां पे राष्ट्रपति रहे थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। आपको पता ही होगा भारत ने 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसमें भी पाकिस्तान के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान
को चेंज करके, बदल करके, आजाद करा के भारत ने बांग्लादेश का निर्माण करा था। और ये लोग भूल गए हैं, बोला ना, बहुत ही एहसान फरामोश किस्म के लोग हैं। भारत की जो सुरक्षा है वो प्रथम रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है वो बचाने की जरूरत है, और भारत ये लगातार कर भी रहा है। अभी हम लोग ने इनके जो दूतावास में जो इनके जो राजनयिक है उनको बुला के ये समझाया भी, बताया भी कि भाई हमारी जो कंसर्न्स है उनको आप समझिए, और साथ में जो हमारा जो नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की, कमजोर करने की कोशिश की गई है कि भारत ने 1971 की लड़ाई में कुछ नहीं किया। इस तरीके की इन्होंने अंदर अंदर कई सारी चीजें चला रखी हैं। दूसरी चीज, चीन का जो फैक्टर है उसको लेके बहुत सारी आशंकाएं हैं नीतू जी। कहीं ना कहीं भारत के जो विकास की जो पूरी गति है उसमें भारत इनको बहुत मदद करता रहा है। बांग्लादेश में लगभग $18 बिलियन का हम लोग ने निवेश भी किया है, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है इनको, काफी सारे पैसे भी हमने दिए हैं इन टर्म्स ऑफ लोन्स, सस्ते लोन्स। पर जैसा कि बांग्लादेश के बारे में अभी आपको बताया गया कि बहुत ही किस तरीके से कहें, बहुत ही एहसान फरामोश लोग हैं। इन्होंने उस चीज को छोड़ दिया है, नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसको ये ध्यान में नहीं दे रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इन्हीं के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं बांग्लादेश के लिए। अमीन साहब, आप भी कह रहे थे यहाँ पर कि ये जो धरा है वो पाकिस्तान का समर्थन करता है, तो इस धरे को यहाँ पर यह भी याद दिलाने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान का हाल तो देख ही रहा है वो, तो क्या यहाँ पर लगता है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है बांग्लादेश की बर्बादी की कब्र खोदने में लगी हुई है? हाँ अमीन साहब, आपसे ही है सवाल। सर सवाल आपने सुना? जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ 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 अमीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, आपसे ही सवाल है। क्या क्वेश्चन है मैडम? निपुण, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ, मेरा सवाल अमीन साहब आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है, आप बताइए क्वेश्चन क्या है मेरा? मुझे लगता है कि विराट जी को ये आवाज पहुंच रही है। हर मेरी आवाज आ रही है? ठीक है अमीन साहब, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पर विराट जी ने भी कहा कि ये जो मोहम्मद यूनुस सरकार है ये पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तो ये यूनुस सरकार भूल गई है कि पाकिस्तान का इस वक्त हाल क्या हुआ है। ऑपरेशन, ज्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और ज्यादा बदतर हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, पानी भी नहीं मिल रहा है, खाने को भी नहीं मिल रहा है, ये स्थिति हो गई है। तो यहां पर अगर पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर पाकिस्तान का राग अलापेंगे तो क्या बांग्लादेश अपनी बर्बादी का कब्र खोद रहा है या मोहम्मद यूनुस खोद रहे हैं? नीतू जी, जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, आपने पता होगा कि जो इस तरह के लोग हैं सुसाइडल तौर पे, वो उनको ये नहीं पता है कि उनका खुद का क्या होने वाला है, अपने को सुसाइड करने में रखते हैं। जो इनकी ट्रेनिंग हो रही है इस टाइम या जो इनके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो सीधे पाकिस्तान से चल रहे हैं, और पाकिस्तान की जो लिंक है वो आपको चाइना और अमेरिका के साथ में मिले हुए हैं। तो आप देखिए बहुत बड़ा एक नेक्सस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसके कारण ये सब संभव हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जबकि वो हैं हमारे आगे कुछ नहीं। इस तरह की ना तो राजनीति होती है ना डिप्लोमेसी होती है। जहाँ तक यूनुस का सवाल है, यूनुस एक नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं, दैट्स ऑल। वो साइंटिस्ट थे, ना कि वो एक पॉलिटिशियन है, ना कि एक ब्यूरोक्रेट हैं, और ना ही एक वो मिलिट्री के लोग हैं। तो इसलिए इनको जो जिस तरीके से समझ में आ रहा है, कट्टरपंथियों की सलाह के साथ में और पाकिस्तान की सलाह के साथ में और चाइना की सलाह के साथ में ये लोग काम वहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह की जो बात की गई है इसमें सीधे से सीधा हाथ जाता है चाइना का, कि चाइना जो है हमारे पीछे लगा हुआ है, और वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जरूर है। आप देखिए ना, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करिए, चाहे उन मेघालय उधर शिलांग इस तरफ जो बात करिए, तो बात चाइना की तरफ जाती है। चाइना इन्फ्लुएंसेस वो चाहता है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और वहां से एक अपना सीधा रास्ता बांग्लादेश के लिए कर लें, और बांग्लादेश सोचता है उससे उसको बढ़त मिलेगी। बांग्लादेश को कुछ नहीं मिलने वाला। आफ्टर ऑल लास्ट में बांग्लादेश अपने बांग्लादेश का स्टेटस खो देगा अगर हमारे भारत से पंगा लेता है तो। ठीक है निपुण जी, लेकिन जिस तरह से ये स्थिति अब देखने को मिल रही है, और मुझे इससे पहले अभी हाल ही में 2025 की शुरुआत में अप्रैल महीना याद आ रहा है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो विदेश सचिव स्तर की जो बातचीत हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 1971 के मामले में माफी मांगा जाए। पाकिस्तान ने माफी नहीं मांगी है, उसके बावजूद भी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का संरक्षण ले रहा है। देखिए,
अगर आप जो बात बोल, बिल्कुल सही आपने बात कही। हाँ। माफी मांगी नहीं, माफी मांगने की तो बात उठती ही नहीं, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश का निर्माण स्वीकार ही 3 साल बाद किया था, वो भी सऊदी के दबाव में। 1974 तक तो पाकिस्तान यही कहता रहा कि बांग्लादेश जो है वो हमारा ही हिस्सा है। अपनी जनता को तो उन्होंने बताया ही नहीं। वो तो 1974 में जब लगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हो रहे हैं लगातार, और सऊदी के दबाव में उसने स्वीकार किया। तो एक तो ये पाकिस्तान का पहले से ही स्टैंड रहा है। दूसरा, आपने कहा माफी के अलावा, 1970 में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे याद आया। हाँ। 1970 में एक भोला साइक्लोन आया था पूर्वी पाकिस्तान में, हाँ, क्योंकि सब चक्रवात पूर्वी हुआ। पाकिस्तान था। बिल्कुल चक्रवात आया था, और हम्म। उसमें काफी ज्यादा इन्होंने फंड इकट्ठा किया था कि हमें पूर्वी पाकिस्तान में लोगों की मदद करनी है। तो वो पैसा भी मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट ने, जो प्रेजेंट में यूनुस गवर्नमेंट है, उसने डिमांड की पाकिस्तान से कि वो पैसा तो दे दीजिए जो 1970 में आपने हमारे नाम से इकट्ठा किया था। हम्म। वो तक भी पाकिस्तान ने देने की रजामंदी नहीं की है। हम्म। और मैं तो हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ, 3 लाख महिलाओं के साथ में पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश की महिलाओं के साथ में रेप किया था, 30 लाख के करीब लोगों को मारा था। ये सर, बात बहुत फैक्ट है, क्योंकि विभत्स था वो बांग्लादेश ऑपरेशन सर्च लाइट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। एक रात में सैकड़ों युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया था। उसके बावजूद बांग्लादेश अगर उसको भूल रहा है, वहां की महिलाओं, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं की इज्जत तार तार कर दी गई थी, अगर उस स्थिति, उस भयानक रात को वो भूल रहा है जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है, वाकई बहुत शर्म की बात है। और वो तो भूल जाइए सर, अभी हाल फिलहाल में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश कैसे ये उम्मीद कर सकता है कि ऐसे मामलों में पाकिस्तान अगर माफी मांग लेता है तो क्या माफी मांगने से सब कुछ हो जाएगा क्या? लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, जी। माफी भी मांगने की बात तो माफी ही नहीं मांगी हाँ। उन्होंने। और माफी मांगने की बातें छोड़ दीजिए। दूसरा, उसका भी एक कॉस्टिंग लगाई गई है कि उसके लिए भी बांग्लादेश के कई लोगों ने कहा है कि करीब 4 बिलियन हमको देना चाहिए, जो 1971 में अत्याचार जो किया था उन लोगों की स्मृति में हम लोगों को क्या करेंगे, वितरित करेंगे। हम्म। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इस बात को स्वीकार नहीं किया। मैं एक बात हमेशा बोलता आया हूं कि कोई भी कौम, कोई भी समुदाय अगर अपने ऊपर हुई इस प्रकार की जातियों को भूलकर और उसी देश के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा फिर आमंत्रित कर रहा है कि आप दोबारा फिर हमको इसी प्रकार से क्या कीजिए, टॉर्चर कीजिए, हमारे पैरासिटीज कीजिए, अत्याचार कीजिए। तो बांग्लादेश तो खुद तबाही को क्या कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है। दूसरा, आपने कहा तरक्की। आप देखिए, जब से मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट आई है, तो इनकी जो जीडीपी रेट की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल जो जीडीपी है उसमें 25 बिलियन की कटौती हुई है, यानी कि कमी आई है। और बहुत सारी जो इंडस्ट्री बांग्लादेश की थी वो शिफ्ट हुई है बांग्लादेश से। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूँ, जो लिवाइस जींस है उसकी भी फैक्ट्री बांग्लादेश में लगी हुई थी, लेकिन यूनुस गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने उस फैक्ट्री को वहां से हटाकर भारत में शिफ्ट कर दिया है। तो बांग्लादेश ने तो खुद अपनी तबाही के लिए क्या रास्ता ठीक है। और स्वीकार इस कर वक्त लिया है। मुझे स्क्रीन पर ऊपर मजहर कहीं- अली खान, पत्रकार, बांग्लादेश से दिख रहे हैं। स्वागत है मजहर साहब आपका भी एचएनएन न्यूज पर। बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, क्यों? देखिए, कौन करवा रहा है ये सब? अगर आपको ये बता दें कि 1971 से ही भारत की विरुद्ध में कुछ आम पीपल ऑलरेडी एक्टिवेटेड थे। आपको पता होंगे कि जो बाय देन पाकिस्तान की सपोर्ट में जो लोग था बांग्लादेश पे, आपको पता है कि जमात इस्लाम बांग्लादेश और कुछ उन्हीं की जो फॉलोअर्स है, इंडिया के विरोध में एक अंश ऑलवेज रहा है ये इसमें। मेन थिंग इज दैट इंडिया वाज ऑलवेज अ गुड फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश। ये मेजॉरिटी पीपल ऑफ बांग्लादेश जो है, लेकिन सर मुझे लगता है आम बांग्लादेश people जो भूल रहा है। वो ये मानता है, मगर पॉलिटिकल सिचुएशन आप लोगों के डिस्कशन से तो निकल पड़ी ना, ये पाकिस्तान इश्यूज, चाइना इश्यूज। ये एक दिस पॉलिटिकल इशू इज नाउ नॉट अबाउट अगेंस्ट इंडिया। दिस थिंग इज दैट internationally these things are getting cooked, okay? So ये पक रहा है, चाइना पक रहा है, आपकी जो म्यांमार की इशू है भी ऐड हुआ है। सब के सब मिला के
इंडियन विरोधी जो मोर्चा निकल रहा है, ये स्पेसिफिकली टू सेंड बैक द किलर। आपको शायद पता होगा कि इस जो मूवमेंट चल रहा है, हादी नाम का एक पॉलिटिकल लीडर था जिसका किलर ने इंडिया भाग गई। इस तरह की इंफॉर्मेशन की जरिए पे काल नहीं तो जो मजहर साहब, क्योंकि प्रोटेस्ट आप वहां पर ये कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं वहां के हालात के बारे में, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप मुझे ये भी बताइए ना, ये इन सब के पीछे कौन है, कौन करवा रहा है ये? और ये जो कट्टरपंथी इतनी बड़ी संख्या में ढाका पहुंचे, इन्होंने हाई कमीशन ऑफ इंडिया को निशाने पर लिया, ये बाहर से बुलाए गए हैं क्या? नहीं, बाहर से नहीं बुलाया गया, मगर वो जो हादी नाम का पॉलिटिकल लीडर था जो इस निर्वाचन में इलेक्शन पे और ये पॉलिटिकल लीडर किसकी बीन बजा रहा है, किसके बीन पे नाच रहा है? बीन पे नच रहा है। वो लोग की डिमांड है कि द किलर जिसने आपकी भारत पे शरण लिया है, इस तरह की न्यूज है, अफवाह है, तो उस किलर को बांग्लादेश में भेजने के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो मुझे मैं बाकी गेस्ट के पास आऊंगी, लेकिन मुझे ये भी बताइए, ठीक है मैंने आपकी बात समझी यहाँ पर, लेकिन मुझे बताइए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें तो आधी से ज्यादा जो संख्या है वो बांग्लादेशियों की है, तो इसका मतलब बांग्लादेशियों को भड़काया जा रहा है। अब बांग्लादेशियों को समझ नहीं आ रहा कि 1971 में क्या हुआ था, भूल गए क्या? और ये आज के जो युवा हैं, जो बर्गर बच्चे हैं, इन बर्गर बच्चों को नहीं समझाया जा रहा, इतिहास नहीं पढ़ाया जा रहा। ये लोग इतिहास पढ़ चुके हैं, मगर इतने अच्छे तरह से इतिहास समझ गए कि क्या बुरा है, गुड कंपनी बैड कंपनी का इशू, ये इसके इमोशन की ऊपर से जा रहा है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट प्रॉपर्ली थिंकिंग, बिकॉज़ निपुण जी, इन लोगों की एक साथी को ये बताइए। ठीक है निपुण जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह से मजहर साहब कह रहे हैं, मतलब कि इतिहास पढ़ा है, इनको सब कुछ पता है, इन्हें गुड थिंग बैड थिंग पता है, उसके बावजूद भी अपने बांग्लादेश को तबाह करने में लगे, और अपने बांग्लादेश को तबाह करने में लगे। हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये बाप बाप होता है। नहीं देखिए, एक्चुअली मैंने आपको कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो दो घड़े आपको देखने को मिलेंगे मेनली, एक तो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करने वाले और एक रेडिकलिज्म की ओर बढ़ने वाले। तो मजहर साहब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अब देखिए वहां पर जो इस समय सेकुलर पावर्स हैं, उनको तो एक तरीके से क्या कर दिया है, आइसोलेट करने का प्रयास या सप्रेस करने का प्रयास वहां की प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। और मैंने जैसे आपको कहा कि आप उठा के देखिए 1975 तक जब मुजीबुर रहमान रहे, लेकिन देखिए मुजीबुर रहमान तक को मार दिया गया था, पूरे परिवार का एसिनेशन कर दिया गया था। वो तो केवल आपका शेख हसीना और उनकी जो बहन थी वही दोनों बची थी, वो भी भारतीय इस वजह से बची, नहीं तो उनका भी एसिनेशन कर दिया था। तो इसका मतलब 3 साल के अंदर ही आप देखिए कि जो सेकुलर फैब्रिक था उसको समाप्त करने का प्रयास। और इरशाद जब प्रेसिडेंट बने 1980 में, तो उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया था कि बांग्लादेश जो है वो एक इस्लामिक नेशन है, रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे दिया था। तो मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री में इस प्रकार की चीजें रही हैं, और यही बात वहां सेना में भी रही है। तो रही बात अब बर्बाद करने की, आप सोचिए शेख हसीना जब गवर्नमेंट थी उस समय कई सारे पैरामीटर में, चाहे पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, कई पैरामीटर में पाकिस्तान को तो पीछे छोड़ ही दिया था, बल्कि भारत तक को चैलेंज कर रहा था। और यही बात जो है रास नहीं आई किसको, पाकिस्तान की आईएसआई को। पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता है कि 71 में भारत ने हमारे टुकड़े किए थे, हम इसका बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे। ये नारे लगे थे 1972 में पाकिस्तान के अंदर कि भारत तेरे ये शपथ दिलाने का प्रोसीजर भी है कि भारत से रिवेंज लेंगे, ये तो प्रोसीजर है इनका शपथ दिलाने का भी। ये तो नारे लगे थे 1972 में, जब ये 97,000 सोल्जर्स को पाकिस्तानी लेकर गए, तो लेके जाने के बाद नारे लगे थे पाकिस्तान के अंदर कि भारत तेरे डेड डेथ होंगे, ये नारे वहां पर लगे थे। हालांकि वो नारे हमने फिर दिल्ली में भी सुने। तो मैं ये कहता हूं कि इस प्रकार की जो चीजें हैं पाकिस्तान में, इस प्रकार का फितरत है कि हमको करना है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में एक ट्रैप में आया, बांग्लादेश की जनता को बताया नहीं जा रहा है, और एक बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश में है जो कहीं ना कहीं मदरसों में पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, उनको समझाया नहीं जा रहा, वो उस आग में झुलस रहे हैं। ठीक है जिस आग से उनको खुद ही जलना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब वो अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हैं। विराट जी, क्योंकि सवाल यहाँ पर जो इस तरह से, अगर इन्हें हथियार दिया जा रहा है या फिर बरगलाया जा रहा है, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से,
तो कितना नुकसान आने वाले वक्त में बांग्लादेश को हो सकता है? क्योंकि अभी जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी कि 94% बिजनेस जो है वो इंडिया पे ही ये लोग डिपेंडेंट है, बांग्लादेश। और अगर इंडिया ने थोड़ा सा भी कुछ किया तो फिर बांग्लादेश तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का इस वक्त है, इकोनॉमिक उसकी धर्रे पर है। देखिए नीतू जी, इसमें बहुत हम एक्सट्रीम व्यू नहीं लेना चाहेंगे। शेख हसीना जी ने निर्वासन के दौरान अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि मोहम्मद यूनिस की जो नीतियां हैं वो एंटी इंडिया लहजा बांग्लादेश में जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं चरमपंथ की तरफ ले जा रहा है, उनको भड़का रहा है और तो क्या अस्थिरता दूसरा की ओर पाकिस्तान ढकेल रहा है। बनाना चाह रहे हैं क्या मोहम्मद यूनुस? देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, चाइना का इन्फ्लुएंस है, और साथ में आपने देखा होगा आजकल इनकी मिलिट्री टू मिलिट्री कांटेक्ट बढ़ गया है। इनके जो राजनयिक हैं वो आपस में मिलने लगे हैं, और ये जो पूरा विरोध चल रहा है, ये जो ढाका की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स यूनियन है, उसमें एक आदमी है एबी जुबैर, वो उसको लीड कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के नारे कि दिल्ली या ढाका, ढाका ही ढाका, इस तरीके के जो नारे लग रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दुश्मन के तौर पे या एक एनिमी के तौर में पोर्ट्रे किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंताजनक है। और मेरा ये कहना है कि देखिए, भारत के नेशनल इंटरेस्ट, बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट आपस में अलाइन करते हैं, ना कि डाइवर्जनरी है। इनको साथ में आके काम करने की जरूरत है। आने वाले समय में दिक्कत यह है कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं फरवरी मार्च में, वो कहीं ना कहीं उसमें शेख हसीना जी की पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो ये फोनी इलेक्शंस होंगे, नकली किस्म के इलेक्शन होंगे, और उसमें पाकिस्तान समर्थित जो ये पार्टियां हैं वही जीत के आएंगी, आप ये देख लीजिएगा। और उससे कहीं ना कहीं भारत की और जो बांग्लादेश के रिलेशंस हैं वो और टेंस होंगे। ये डिमांड फिर से बढ़ेगी कि शेख हसीना जी को प्रत्यर्पित कर दिया जाए, उनको फांसी पर लटकाने की बात हो ही चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए चिंताजनक है। आपस में आप नेबर्स होके, पड़ोसी होके इस तरीके से लड़ नहीं सकते, हमेशा ये चलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं आगे जाके इसमें सुधार होगा। ये जो सरकारें बन रही हैं, कहीं ना कहीं आप आगे आने वाले समय में ये खिसकेंगी, जाएंगी, और उसके बाद भारत अपना जो जी ठीक है मजहर साहब, इसका मतलब क्या 2026 बांग्लादेश में जो चुनाव होना है उसमें कुछ बड़ा होने वाला है क्या? देखिए, जो इक्वेशन, सो थिंग्स आर मोर लाइक दिस। ओके, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद जो अलाइन आएगा, बीएनपी मेजोरिटी के पे गवर्नमेंट फॉर्म करेगा, इस बारे में एक प्री कॉन्सेप्ट है। और जमात इस्लाम वो भी निगोशिएशन पे है कि किस तरह से ज्यादा वो ऑपोजिशन पे आ सकते हैं। इस तरह की कैंपेन और पॉलिटिकल इश्यूज दे आर गेटिंग अलाइड विद अदर इस्लामिस्ट कंट्री, इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ बांग्लादेश। सबको लेके एक तरह की मोर्चा खड़े कर रहे हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीट मिल जाए। So the question is that after मैच जो होगा कि हसीना के जिसके फांसी के डिसीजन आया है ट्राइब्यूनल से, उनकी पार्टी इस बार इलेक्शन पे भाग नहीं ले पाएंगे ड्यू टू गवर्नमेंट, ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर। सो देखा जाए तो दिस विल बी द आफ्टर मैच इक्वेशन ऑफ दिस इलेक्शन। फिर देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट क्या होता है। ये वी आर वेटिंग फॉर दैट इन फैक्ट। ठीक है मोहम्मद अमीन जी, कि जिस तरह से अभी ये भी खबर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जो है वो रेकी कर रहा है और हाफिज सईद का जो करीबी है वो बॉर्डर्स के आसपास की रेकी कर रहा है, तो क्या बांग्लादेश के रास्ते यहाँ पर लॉन्च पैड तैयार करने की कोशिश हो रही है क्या पाकिस्तान की तरफ से? एक स्टेटमेंट भी पाकिस्तान की तरफ से आया कि हाफिज सईद चुप नहीं बैठा है। देखिए, अभी सिंदूर में हम लोगों ने जवाब दिया है, हमारे देश के जवानों ने जवाब दिया है, वहां पर घुस के उनको मारा है। उनकी जो यूनिवर्सिटी थी, उनके 9 जो ठिकाने थे, यहाँ से वो आतंकवाद का पनपता था और वहाँ तैयार होते थे उनके स्टूडेंट्स, और पूरी दुनिया में जाके आतंकवाद फैलाते थे। उसको तो हमारे मोदी जी ने खत्म करवा दिया। अब रही बात ये कि वो कोशिश कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं। जैसा कि अभी देखा आपने कि वो पाकिस्तान के जो चीफ थे आर्मी के, वो गए वाशिंगटन में और उनका ट्रम्प साहब ने बड़ा स्वागत किया, इसलिए बड़ा गदगद हो रहे हैं। और इधर ये सोच इस बात को रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर संभव नहीं, चूंकि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ऊपर जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक समाज में सम्मान है। हमारी जितनी भी सैन्य क्षमता है
वो आज वो जैसी नहीं है, दो दशकों पहले जैसे हुआ करती थी। आर्थिक तौर पे, सैन्य तौर पे और वैसे भी सामाजिक तौर पे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि सुधरी है और मजबूत है, जिसके तहत हम किसी को भी जवाब देने को तैयार है। इसीलिए हम आज की फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा, और हर जगह देखिए बायलैटरल ही होता है। यानी हम सीधे बात करते हैं उनसे, ऐसा नहीं है कि हम किसी का माध्यम जोड़ते हैं। हम लोग माध्यम जोड़ने वाले नहीं, हम सीधे बात करने वाले हैं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। यही नतीजा है कि आज भारत हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि सुधरी है। आज अमेरिका को भी झुकना पड़ रहा है, हाँ। रशिया को भी झुकना पड़ रहा है, और आप देखिए और चाइना को भी झुकना पाकिस्तान पहले से ही झुका हुआ है। हाँ ठीक है, मजहर साहब मुझे ये बताइएगा, जो शेख हसीना के जाने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश अब दिख रहा है, वहां पर हिंदुओं को टारगेट पर लिया गया, खून खराबा खूब हो रहा है। शेख हसीना के वक्त ही, जैसे ही वो वहां से गई थी और देश छोड़ना पड़ा था उन्हें, और इस वक्त मौत की सजा सुनाई गई है शेख हसीना को। पत्रकार वहां पर बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है बांग्लादेश में? सो फॉर जो प्रेशर आना था वो उस तरह की कोई भी प्रेशर अब तक वी आर नॉट फीलिंग। हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ओर से अलग से कोई अच्छा, इंस्ट्रक्शन मजहर साहब मुझे ये भी वगैरह नहीं है। बताइएगा, ये जो कट्टरपंथी हैं, बताया जा रहा है जुलाई ओइकिया नाम का ये जो संगठन है इस प्रदर्शन में शामिल हो रहा है, और ये वही है छात्र या फिर वहाँ के जो सेना है, वहाँ के जो लोग हैं वो इस संगठन में शामिल हैं, और इन्हीं लोगों ने शेख हसीना को वहाँ से भगाया और जमकर हंगामा किया था प्रधानमंत्री आवास पर। तो ये क्या पाकिस्तान से इनका ब्रेन वॉश हो रहा है? इनको इस तरह से ये उग्र दिखाई दे रहे हैं, मार काट पर उतर आए हैं? इस संगठन के बारे में जरा बताइएगा। आफ्टर 24th after 5th August of 2024, several political parties like Jamaat Islam and others सबके सब ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन हुआ था तब इनमें से उनकी ओर से उनकी सपोर्ट था, उनकी मैन पावर यूज हुआ था। तो ये तो स्ट्रेट बात हुआ ना कि ये लोग जो मूवमेंट था एक 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 लेवल पे आके ये जो अब जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिवली डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन था, उनकी मैन पावर यूज हुआ। सो it is very clear that by that time definitely हसीना गवर्नमेंट को हटाने के लिए जमात, बीएनपी और इनके अलायंस जो था उन लोगों की जो सपोर्टर्स था उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो उस मूवमेंट के दौरान जो अलायंस डिक्लेयर हुआ था उन लोगों की एक मेंबर हादी जो था उनको टारगेट किलिंग के लिए फायर किया, सर पे गोली लगी थी उनकी, इधर से जाके निकल गया था। सो उन्हीं हादी की ऊपर जो अटैक हुआ था, उन किलर की जो इंफॉर्मेशन मिले हम लोगों को, ठीक है, इनसे वो इंडिया पे है ये। ठीक है निपुण जी, यहाँ पर मजहर साहब को जिस तरह से हम सुन रहे हैं, आपको लगता है कि बांग्लादेश में मतलब वो एक मैच्योर पर्सन समझ पा रहा है कि इस वक्त क्या हालात बन रहे हैं बांग्लादेश में? देखिए, मैंने जैसे कहा कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, पाकिस्तान में तो खैर इतना ज्यादा रेडिकलिज्म को बढ़ावा दे दिया, इतने मदरसे वहां पर हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी क्या है वहां पर रेडिकलाइज हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। और बांग्लादेश के अंदर भी कोई कोई कसर छोड़ता नहीं है। वहां पर आप देखिए, पाकिस्तान हो और भी कई बाहरी ताकतें हैं जो बांग्लादेश को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार की बहुत सारी ताकतें एक्टिव हैं जो बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। तो जो आप कह रहे हैं समझदार इंसान, देखिए समझदार की तो बात तो है ही। मैं कई सारे पाकिस्तान बांग्लादेश के पत्रकारों को जानता हूँ जो हमारे साथ डिबेट में बैठते हैं, वो बोलते हैं इस बात को। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पावर शिफ्टिंग चलती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आर्मी के अंदर भी वहां की जो मिलिट्री है उसके अंदर भी आपको दो घड़े देखने को मिलेंगे, एक प्रो पाकिस्तान और एक प्रो इंडिया। इस समय जो वहाँ पावरफुल ग्रुप है वो ग्रुप कौन सा है आपका? जो प्रो पाकिस्तान है,
जो एंटी तो इंडिया आपका इसका क्या मतलब विराट जी हम ये समझे कि बांग्लादेश में 2026 इलेक्शन से पहले एंटी इंडिया एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं, टेरर एलिमेंट्स बढ़ चुके हैं। देखिए, बांग्लादेश में जुलाई 2024 में ये जो जुलाई विद्रोह या ये जो जुलाई यूनिटी या जुलाई ओकिया की बात कर रहे हैं कि मूल रूप से रिजर्वेशन को लेके एक आंदोलन शुरू हुआ था और इसने एंटी इंडिया रूप ले लिया। क्यों? क्योंकि शेख हसीना जी की सरकार थी, वो भारत का समर्थन करती हैं, प्रो इंडिया है, तो उसने भारत के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गया और कहीं ना कहीं इसमें 1972 का जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी रोल था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई भारत ने आजाद कराया था बांग्लादेश को, तो हम इसका भी विरोध करते हैं। और जो रिजर्वेशन था वो कुछ कोटा जो था वो कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को मिल रहा था, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों को मिल रहा था, तो उसको लेके विरोध था। ये सारी चीजें कोलेस हो गई, जुड़ गई और भारत के अगेंस्ट इन लोगों ने पोर्ट्रे किया। पाकिस्तान और चीन का हाथ था पीछे से और मोहम्मद यूनुस की जो केयरटेकर सरकार है वो आ गई। शेख हसीना जी को निर्वासन झेलना पड़ा, उनको बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उसके बाद से जो भी घटनाक्रम हुआ आपने देखा, कैंगरू कोर्ट उन्होंने एस्टैब्लिश किया। अमीन साहब, अब ऐसे में क्योंकि बांग्लादेश चाह रहा है कि शेख हसीना को वापस करिए, भारत आगे किस तरह का स्टेप उठा सकता है? देखिए, हमारी लीगल एंड ट्रीटी तो है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं जो हमारे डिप्लोमेट है या उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है और वहाँ की वो प्राइम मिनिस्टर थी, इस तरह संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, कोई वहाँ का भगोड़ा होता, कोई वहाँ पर आतंकवाद करके भागा होता या किसी तरह का वहाँ पे क्राइम करके भागा होता, उसकी तो लीगल ट्रीटी बनती है और वो एक नेगोशिएशन। हाँ, उन्होंने बांग्लादेश ने इनिशिएट किया था स्टार्टिंग में कि शेख हसीना को हमको वापस दे दिया जाए। उन पे केस चला है, उनको मर्डर केस का भी कहा गया कि उनको मौत की सजा भी दी गई है, कई केसेस और भी चल रहे हैं उसमें, उनको भी सजाएं दी गई हैं। और उनके साथ में जो यहाँ पर आए हैं उनके रक्षा मंत्री, उनको भी दिया गया। लेकिन जहाँ तक सवाल है पड़ोसी राज्य का, तो पड़ोसी राज्य के पूरे हितों की सुरक्षा करता है और हमारे देश की वो शुभचिंतक रही है शुरू से। ठीक है, लास्ट कमेंट निपुण जी आपसे, तो क्या आपको लगता है कि ये जो तनाव है भारत और बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद से ही, ये आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ेगा क्या? नहीं, देखिए, अगर वहां पर इसी प्रकार का, चाहे वो अवामी लीग, वो हम बात करें, बीएनपी की बात करें, जमात की बात करें या मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट रहने वाली है, तो निश्चित रूप से तनाव कम होने वाला नहीं है। बात है कि भारत को वहां पर सेकुलर फैब्रिक वाले जो फोर्सेस है उनको ताकत बढ़ाने की जरूरत है और बांग्लादेश हमेशा बाहरी शक्तियों के इन्वॉल्वमेंट से बढ़ता है। 71 की आजादी मिलना बांग्लादेश को उसका प्रमाण है कि अगर हम न जाते तो वहां आजादी ना मिलती। तो मुझे लगता है कि अगर भारत इसको फोकस करे और सेकुलर फोर्सेस को बढ़ावा दे तो फिर इस प्रकार की चीजें नहीं होगी, अन्यथा ये चीजें बढ़ती ही रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त उस एहसान को भूल चुका है बांग्लादेश, जिसको लेकर भारत ने उसका वजूद तैयार किया था। भारत से ही वो पला बढ़ा है, आगे बढ़ा है, उसका भविष्य उज्जवल रहा है, लेकिन अब वो भारत के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और इन सबके पीछे मोहम्मद यूनुस और आसिम मुनीर, जिस पर ये शक की जो सुई है गहरा रही है कि यहाँ के लोगों को इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और अब देखना यही है 2026 का जो चुनाव है बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश की दिशा और दशा कैसे तय करता है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।